नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोनुबेन चौधरी, TNTB सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, प्रकरण 23, भूख। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म ईस्वी सन 1926, निधन सन 1983 ईस्वी सन। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआओं नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। तो हम काव्य भूख, जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भूख, यहाँ ये हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार का संघर्ष करने वाले प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। तो हम अब देखते हैं काव्य भूख। जब भी भूख से लड़ते कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यानी कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष होता है, और जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, भूख से लड़ने का मतलब कि भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए प्राणी संघर्ष करता है, वह सुंदर दिखाई देता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरे पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। अब यहाँ कवि हमें कहना चाहते हैं कि बाज पक्षी, झपटता बाज यानी कि बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपट मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। जो बाज पक्षी होता है, ये क्या करता है कि तेजी से अपने शिकार को कब्जे में लेकर झपट मारता है। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य देखने लायक होता है। और इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फण उठाए सांप, फण उठाए सांप यानी कि सांप अपने शिकार पर वार करने के लिए जब फण उठाता है, तो ये आक्रामक उसका जो रूप होता है, ये भी सुंदर लगता है। और दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, यानी कि बकरी भूख के लिए क्या करती है कि अपने दो पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है। तो उसका जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य भी अनूठा लगता है। दबे पांव से झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुचलता टोटा, या इन सब की जगह आदमी होता।
अब यहाँ कवि आगे बात करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से आगे यहाँ हमें बाज पक्षी, सांप जैसे पक्षियों का और प्राणियों का, बकरी जैसे प्राणियों का उदाहरण दिया, उसी तरह अगली बात यहाँ कहते हुए कवि हमें कहते हैं कि दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। अब यहाँ अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि अपने भूख मिटाने के लिए शिकार पर जब खूंखार चीता, शिकार पर जब दबे पांव यानी कि दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट न हो, तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। चीता अपने खुराक के लिए क्या करता है कि दबे पांव से चलता है और दबे पांव से इतना हल्का हल्का और इतना सावधानी पूर्वक कदम रखता है किसी को उसका पता भी न चले। तो इसका जो चलना है ये भी इतना बहुत सुंदर दिखाई देता है। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, यहाँ वैसे तो तोता अपनी भूख मिटाने के लिए ये कार्य कर रहा है कि डाल को अपने पंखों से पकड़कर डाल पर बैठता है, और जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। वैसे तो वो खतरा मोल लेता है, फिर भी उसकी भूख मिटाने के लिए जो किया गया संघर्ष है, ये संघर्ष हमें इसमें सौंदर्य दिखाई देता है, ये भी अच्छा दिखता है। या इन सब की तरह या इन सब की जगह आदमी होता, यानी कि इसी तरह शायद आदमी भी कि भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। तो इस तरह यहाँ हमें कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार संघर्ष करने वाले प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन हमें करवाया है। अब आगे हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने प्राणी में सौंदर्य कब दिखता है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य इस समय दिखता है जब अपनी भूख मिटाने के लिए वो संघर्ष करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? तो इसका उत्तर हम काव्य में देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वह अपने दो पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी भूख की दया में लड़ते यानी कि संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पंक्ति है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। तो इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ ये होता है कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमने भूख काव्य को अच्छी तरह से समझ लिया और उसका स्वाध्याय भी कर लिया है। तो आप लोगों को अब ये काव्य समझने में, प्रश्न के उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।